अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टकराना। देखें, पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन, और कब होगा इंटरेक्शन? जब वो आपस में क्या आएंगे, कांटेक्ट में। तो कोलिजन के बारे में हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज ऑन कांटेक्ट। तो जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो जो इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन से यहां पर इंटरेक्शन होगा क्या? एक्चुअली इंटरेक्शन है फोर्स, कि जब वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी प्रूफ कर रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या कर रहा होगा, प्रूफ कर रहा होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या कर रहा होगा, प्रूफ कर रहा होगा। तो यहां पर जब ये इंटरेक्शन होता है तो इस इंटरेक्शन को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक कहलाता है इलास्टिक कोलिजन और एक कहलाता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड टोटल मोमेंटम, सॉरी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसके अंदर जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है, वो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, क्या क्या चीजें कंजर्व्ड होंगी? ओनली मोमेंटम। मोमेंटम। और क्या टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी? नो। होगी। टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड होती है ना। टोटल। टोटल एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, अगर एक बॉडी जमीन से जाके टकराई है तो मैं कहूंगा कि उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी कहाँ गई? तो हम कहेंगे कि वो एनर्जी हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। लेकिन वो हीट और साउंड वो भी तो एनर्जी है। यस। उसे हम क्या कहेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो यही कहेंगे ना, टोटल एनर्जी है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो इलास्टिक और जी। इनइलास्टिक दोनों में क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। मोमेंटम दोनों में क्या होता है, कंजर्व्ड। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाती है, जाया हो जाती है। इसी वजह से तो उसे हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। अब जैसे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक बॉल है और वो बॉल आके टकराती है जमीन से, और टकराने के बाद मूव करके कहाँ जाती है, अपवर्ड। अब जब ये मूव करके अपवर्ड जा रही है तो अगर ये बिल्कुल उसी हाइट पर पहुंच जाए जिस हाइट से ये आई थी, तो उसे तो हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत इसके अंदर वेरिएशन होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है आपके पास इलास्टिक कोलिजन। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि मैं एक स्टोन ले लेता हूं और उस स्टोन को मैं ड्रॉप करता हूं जमीन पर। अब ये स्टोन क्या होगा, जमीन पर आकर जब गिरेगा ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पे गिरने के बाद ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल स्टिक कर जाए इस ग्राउंड के साथ, और ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा जंप करके वापस आए। अगर ये ग्राउंड से बिल्कुल स्टिक कर जाएगा तो हमें इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर ये टकराने के बाद थोड़ा सा जंप करता है, मोमेंटरीली करता होगा, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये होकर टकराए और फौरन स्टिक कर जाए ग्राउंड के साथ, तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब आते हैं यस। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन को हम वन डायमेंशन में क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल है। अगर हम इसको टू या थ्री डायमेंशन पे लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। तो आपके सिलेबस में बहुत सिंपल सा केस लिया हुआ कि दो बॉडीज एक डायमेंशन में मूव कर रही है, उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन है, आपने उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अभी मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम में यही बातें बताई कि बिफोर कोलिजन बॉडीज का मास m1 है, वेलोसिटी v1, बॉडीज का मास m2, वेलोसिटी v2। जो वेलोसिटी v1 है वो ग्रेटर है v2 से, तो आफ्टर सम टाइम इट कोलाइड्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और कोलिजन होगा। उस कोलिजन में हम पढ़ कर आए इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। फाइनल और मोमेंटम। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, वो बराबर होगी किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है ना। यही बात हम इलास्टिक कोलिजन में पढ़ कर आए कि फाइनल एनर्जी भी मोमेंटम। कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व। ठीक है। यस।
अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 प्राइम और v2 प्राइम। और हमने क्या करना है, इन v1 प्राइम और v2 प्राइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारे पास जो है आफ्टर कोलिजन की v1 और v2 प्राइम। अच्छा, यहां पर ये होता है कि एक चीज हमें आगे जाकर अभी प्रूव करनी होगी, और उसमें ये बात है कि इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बिफोर कोलिजन वो बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। या इस बात को मैं और इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ रिसेशन जिसे भी हम कहते हैं। तो जो वेलोसिटी इसके अप्रोच करने की होगी वो बराबर होगी किसके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v1 माइनस v2 बराबर होगा किसके, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम के। या तो आप इस तरह लिख दें, या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें जो है वो इसके लिए लिखी जा सकती हैं, और ये चीज अभी हमने आगे जाके क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो मैं अब इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं, और ये इस माइनस कॉमन डेरिवेशन क्यों में है? जी ये माइनस कॉमन क्यों लिया? माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि आपको पता चल रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी ना, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो माइनस साइन मैंने ओके, इसलिए लिया ताकि यस, दोनों वेलोसिटी उसी सीक्वेंस में लिखी जाए जिस तरह पहले लिखी हुई थी। देखे ना, पहले वाली क्या है, v1 माइनस v2, तो दूसरी वाली v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। यस, सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है। जी, अच्छा, अब यहां पर हम इसकी करते हैं यस डेरिवेशन। सर, तो देखिए डेरिवेशन के अंदर हमने जैसा कि पढ़ा है कि दो बॉडीज है, एक का मास m1 एक का मास m2। तो हम यहां पर सबसे पहले अप्लाई करते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो बात अभी हम पढ़कर आए कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके, फाइनल मोमेंटम के। तो मैं इधर लिख देता हूं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम में आपके पास दो बॉडीज हैं, तो दोनों के मैसेज और वेलोसिटीज क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। और आफ्टर कोलिजन क्या था, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है ना, यही चीज हम ऊपर देख कर आए डायग्राम में। आफ्टर कोलिजन v1 यस, प्राइम है और v2 प्राइम है, और बिफोर कोलिजन v1 है और v2 है। सही है। अच्छा, यस, तो अब हम ये करते हैं कि इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये जो आपको m1 v1 प्राइम नजर आ रहा है ना, इसको हम मूव करवा लेते हैं किस तरफ, दूसरी तरफ। तो ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, और ये जो आपको माइनस, m2 v2 नजर आ रहा है, इसको मैं मूव करवा के ले जाता हूं इस तरफ। तो ये प्लस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं, इसलिए क्योंकि दोनों बॉडीज में से m1 क्या हो जाए, कॉमन आ जाए। तो देखिए क्या होगा, रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो अब देखें क्या लिखेंगे, m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम, और ये क्या लिखा जाएगा, m2 v2 प्राइम माइनस m2 माइनस v2। एम क्लियर है टू यहां वी तक। अच्छा, अब इस यस, इक्वेशन को मैं कह देता हूं ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं, और इस चीज को मैं यहाँ पे, क्योंकि आगे जाकर मैंने इसको यूज करना है, तो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे हम चलते हैं। और हम अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बाद क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो जिस तरह मोमेंटम कंजर्व होता है उसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और स्पेसिफिकली हम काइनेटिक एनर्जी की यहां पर बात कर रहे हैं, तो हम उसी तरह से लिखेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में दो बॉडीज की एनर्जीज हैं, उनको अब अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इनिशियली जो हमारे पास बॉडीज हैं उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन यहां पर वही काम Yes. करेंगे, क्या करना है, रीअरेंजमेंट, और वो रीअरेंजमेंट ये होगा कि ये जो माइनस का हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर है इसको आपने मूव करवा के दूसरी साइड पे ले आना है, और ये जो आपको हाफ m2 v2 स्क्वायर नजर आ रहा है इसको हम मूव करवा के दूसरी साइड ले आएंगे, और ये दोनों दूसरी साइड पे मूव करने के बाद क्या हो जाएंगी, माइनस में लिखी जाएंगी। तो रीअरेंजिंग द वैल्यूज या रीअरेंजिंग द टर्म्स, तो हमें क्या होगा, हमें मिलेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का Minus हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर, M1 V1 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब V2 बिल्कुल, अब मैंने यहाँ पर जब कॉमन इसको मूव करवाया तो रीजन क्या था मूव करवाने का, ताकि कॉमन आ जाए, और वो कॉमन क्या है, यहां से कॉमन आ रहा है हाफ m1, अंदर क्या बचा, v1 स्क्वायर माइनस V1 v1 प्राइम square स्क्वायर, minus V1 prime square. और यहां से कॉमन आ रहा है हाफ m2, तो अंदर क्या बचा, v2 स्क्वायर माइनस V2 square minus v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। square. ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें यहां पर भी हाफ है, Yes. यहां पर भी हाफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनली वो क्या आएगी, m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और ये इक्वेशन मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप देखें मैंने दो इक्वेशन यहां से Yes. कैलकुलेट कर ली, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर कर और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर कर। अब जरा रिकॉल करें कि हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था कि हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए Yes. अब मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, Yes. तो देखें, तो हम ये करते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है तो हम लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 तो आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, इसको ही हम यहां पर क्या कर लेते हैं, दोबारा रीराइट कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो हमारे पास किस तरह से लिखी हुई थी, तो मैं उसको देख लेता हूं, और ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हम यहां से Yes. उठाते हैं और ये वैल्यू को हम उसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। यहां पे आप देखें कि ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से डिवाइड हो रही है। सही है, अच्छा, अब अगर आप देखें कि जब मैंने Yes. इसको डिवाइड किया,
इन दोनों में सबसे पहले m1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है, वो शायद हमने ऊपर निकाला नहीं है, लेकिन अगर m1 कॉमन आए तो आप देखें m1 से m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे m1 कॉमन है, ऊपर भी m1 है। इसी तरह ये m2 है तो नीचे भी m2 क्या है, कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 माइनस v1 प्राइम, सही है ना ये। और इसी तरह v2 Yes. प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 प्राइम माइनस v2। क्लियर है यहां तक। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप देखें कि इसके न्यूमरेटर में एक फार्मूला ओपन हो रहा है मैथमेटिक्स का, जिसे हम देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने एक दफा इसे माइनस में लिखना है और एक दफा आपने इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। तो यानी कि मैं जो ऊपर ए वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर है, इसको अगर लिखना चाहता हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, एक दफा मैंने इसको लिखना है माइनस में और एक दफा मैंने इसको लिखना है प्लस में। तो वी वन प्राइम और डिवाइडेड बाय ये मेरे पास है वी वन माइनस वी वन प्राइम, ठीक है। इसी तरह से दूसरी तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा वी टू प्राइम माइनस वी टू और वी टू प्राइम प्लस वी टू। और इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, वी टू प्राइम माइनस वी टू से। तो अब आप जब इन दोनों को देखें तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यूज आ गई हैं। ये देखें, v माइनस वी वन प्राइम, वी वन माइनस वी वन प्राइम। इसी तरह वी टू प्राइम माइनस वी टू एंड वी टू प्राइम माइनस वी टू, तो ये कैंसिल आउट हो रही है। और जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखें, कैंसिल आउट होने के बाद फिर हमारे पास जो ये टर्म बची है वो इक्वेशन है इस तरह, वी वन प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल्स टू वी टू प्राइम प्लस वी टू, ठीक है। अब अगर आप देखें कि इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को मैं कह देता हूं ये इक्वेशन नंबर है 3, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन से ही अब हम आगे डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ से वी वन प्राइम और वी टू प्राइम की वैल्यू निकलेगी। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन है 3। अब जरा देखें, ये इक्वेशन क्या उसी तरह नहीं है जैसे हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ रिसेशन के, या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। अगर मैं इस चीज को लिखूं तो देखें, ये ऊपर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि हमने ये चीज जो थी ऊपर लिखी थी इस तरह से, ठीक है। वी वन माइनस वी टू बराबर है किसके, वी टू प्राइम माइनस वी वन प्राइम के। तो ये वही बात प्रूव हो गई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वी वन ये प्लस का वी टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी टू, और ये वी वन प्राइम दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वी वन प्राइम। तो वी टू प्राइम माइनस वी वन प्राइम। तो अगेन अगर आप देखें तो वी वन माइनस वी टू ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और बराबर है किसके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई। अच्छा, अब ये तो प्रूव हो गई। अब हम ये करते हैं कि इस फार्मूले को यूज करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम यूज करके इस डेरिवेशन में जो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने प्रूव करके आपको दे दी है कि किस तरह से ये चीज जो है वो इस इक्वेशन से प्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर मैं इस इक्वेशन में से वी वन प्राइम की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, करना तो हमने दोनों ही है, तो हम दोनों चले एक साथ इस तरह से करते हैं कि एक तरफ पहले वी वन प्राइम को सॉल्व करते हैं और दूसरी तरफ हम वी टू प्राइम को सॉल्व करेंगे ताकि ये साथ साथ ही हो जाए। तो पहले मैं अगर ये करूं कि वी वन प्राइम की वैल्यू निकालूं तो वी वन प्राइम इज इक्वल्स टू ये प्लस का वी वन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो देखिए वी वन प्राइम इस तरह लिखा जाएगा ना, वी टू प्राइम प्लस वी टू और माइनस का वी वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वी वन को दूसरी साइड पे ले गया और यहां से वी वन प्राइम आइसोलेट हो गया। इसी तरह ये भी तो हो सकता है कि मैं वी टू प्राइम को सेपरेट कर लूं, तो वो कैसे लिखूंगा, वी टू प्राइम
इज इक्वल्स टू, अब प्लस का V2 कहां जाएगा, दूसरी साइड पर, तो क्या लिखा जाएगा, V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना है ये जो आपने वैल्यूज निकाली है ना, ये जो आपने निकाला V1 प्राइम की वैल्यू और ये जो आपने निकाली V2 प्राइम की वैल्यू, इस V1 प्राइम और V2 प्राइम को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि पुट V1 प्राइम इन इक्वेशन 1। इसी तरह इस इक्वेशन में भी यही कहेंगे कि पुट V1 प्राइम इन इक्वेशन 1। तो अब दोनों साइड पर यही काम करना है, 1 बाय 1, पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वापस आके दूसरी को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखें, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, इसको मैं यहां से देख लेता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम यहां से ले जाते हैं और इस इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं और यही आपके पास जो इक्वेशन है ये हम इसके अंदर भी यूज करेंगे, तो यहां पर भी इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अच्छा जी, तो अब फाइनली हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, और वो ये है कि इस इक्वेशन में ये V1 प्राइम इस जगह मौजूद है। तो मैंने ये जो V1 प्राइम की वैल्यू निकाली है ना, इसको मैंने यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं ना कि M1 तो यहाँ से क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था, ठीक है ना। या चले कॉमन ना ले, डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और बाद में इसको क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर बल्कि M1 को अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास और सिंप्लीफाई हो जाएगा, V1 प्राइम और यहाँ पर M2 V2 प्राइम माइनस V2। ठीक है, अब V1 प्राइम की जगह जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूं, V1 माइनस, जब कभी भी आप किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें जिसके पीछे माइनस मौजूद हो तो आपने हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखकर सॉल्व करना है, क्योंकि आगे के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। V2 प्राइम Yes. प्लस V2 माइनस V1 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। दूसरी तरफ आपके पास इक्वेशन उसी तरह से M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2, ये मेरे ख्याल में हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, ये इसी तरह से हमने Yes. दोबारा से लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो माइनस है ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर बन जाएगी V1 माइनस V2 प्राइम माइनस V2 प्लस V1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब अगर आप देखें कि यहां पर प्लस का V1 और प्लस का V1, ये V1 और ये V1 ये आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, ऐड। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा M1 2V1 माइनस V2 प्राइम माइनस V2 इज इक्वल्स टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब M1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन कैसे लिखेगी, 2M1V1 माइनस M1V2 प्राइम माइनस M1V2 इज इक्वल्स टू M2V2 प्राइम माइनस M2V2। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि इस इक्वेशन में जो प्राइम वाली चीजें, प्राइम वाली, इन प्राइम वाली चीजों को आपने एक तरफ करना है। तो क्या आसान तरीका है कि आप अगर M1V2 प्राइम की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, और इसके अंदर जो ये वैल्यू है M2V2 इसको आप उठाकर ले आए कहां पर, इसकी जगह पर, तो ये भी यहां पर आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो यही काम करते हैं और इसमें लिख देते हैं 2M1V1। तो ये M2V2 इधर आके क्या हो गया, प्लस M2V2 माइनस M1V2 पहले से लिखा हुआ था, M2V2 प्राइम पहले ही मौजूद है, और माइनस का M1V2 प्राइम किसके यहां पर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं यहां से V2 प्राइम को क्या कर लूं, आइसोलेट कर लूं। तो V2 प्राइम यहां से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, M2 प्लस M1। इसे M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एडिशन में।
अच्छा, अब यहां पर अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? 2m1v1 है, यहां पर आपको v2 नजर आ रहा है, ये v2 नजर आ रहा है, ये v2 कॉमन है। तो अगर मैं इसका कॉमन लूं तो देखिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना कि प्लस का v2 और अंदर क्या बचेगा, m2 माइनस m1। M1. ठीक है। अच्छा, Yes. अब m2 प्लस m1 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो Divide. देखें, इसको हम लिखेंगे 2m1v1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, और यहां पर प्लस v2 m2 माइनस m1 और डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, और ये किसके बराबर आ गया, v2 प्राइम के। तो ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली, ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी है दूसरी बॉडी की आफ्टर कोलिजन। और इस इक्वेशन को अभी हम यूज करेंगे अपने केसेस के अंदर, वो केसेस के अंदर जाकर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और देखें इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि अगर आपको बॉडीज की इनिशियल वेलोसिटीज पता हो, उनके मैसेज पता हो, तो आप फाइनल वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर कोलिजन। क्लियर है यहां तक? Yes. चलें अब दूसरी साइड पर। अब दूसरी साइड पे V2 प्राइम को आपने पुट करना है इस जगह पे। इसके पीछे साइन आपके पास कोई नहीं है, तो इसलिए इसको हम कॉमन नहीं लेते, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर m1v1 पहले से ही है, m1v1 प्राइम पहले से ही है, यहाँ पर आपके पास है m2, और v2 प्राइम की जगह पर आपने क्या पुट करना है, आपने पुट करना है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, और माइनस m2 v2 पहले से ही लिखा हुआ। ठीक है। तो अब मैं m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी उसे मैं लिखूंगा m1v1 माइनस m1v1 प्राइम m2v1 प्लस m2v1 प्राइम माइनस m2v2 माइनस m2v2। ठीक हो गया। अब अगर आप यहां पर देखें कि ये जो माइनस का m2v2 है और माइनस का m2v2 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं, तो हम इस बात को इस तरह लिख सकते हैं कि m1v1 माइनस m1v1 प्राइम इज इक्वल्स टू m2v1 प्लस m2v1 प्राइम, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाता है माइनस का 2m2v2। ठीक हो गया। अब अगेन हमने क्या काम करना है, हमने ये करना है कि ये वैल्यू जो प्राइम वाली हैं उनको हमने आइसोलेट करना है। ठीक है। तो आइसोलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि अगर तो मैं m2v1 प्राइम को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो प्लस का वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास टर्म माइनस में आ जाएगी। तो उसका आसान तरीका ये है, मैं ये माइनस का m1v1 प्राइम ले आता हूं इस साइड पर, तो ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस का m2v1 प्राइम तो पहले ही पॉजिटिव है, सही है ना। अच्छा, जबकि ये जो दो टर्म आपको नजर आ रही है m2v1 और माइनस का 2m2v2, इनको आपने उठाकर कहां ले जाना है, दूसरी साइड पर। तो जो माइनस है वो दूसरी साइड प्लस हो जाएगा, जो प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। लिखते हैं m1v1 प्लस का m2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का Minus. m2v1, जो माइनस है वो इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये लिखा जाएगा 2m2v2 इज इक्वल्स टू, और यहां आ जाएगा m2v1 प्राइम, दूसरी तरफ ये आपके पास आ जाएगा प्लस का m1v1 प्राइम। देखें v1 प्राइम सेपरेट हो गया और दोनों पॉजिटिव है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, v1 प्राइम को आइसोलेट कर सकते हैं। तो v1 प्राइम आइसोलेट हो गया, अंदर बचेगा m2 प्लस m1। और यहां पर अगर आप देखें तो इसमें से v1 और v1 कॉमन आ रहा है, तो v1 कॉमन आया, अंदर बचा m1 माइनस m2 प्लस 2m2v2। ठीक है। अब m2 प्लस m1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखें इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है, v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, और यहां पर आपके पास प्लस में 2m2v2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 इज इक्वल्स टू v1 प्राइम। ठीक है। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास v2 प्राइम की फॉर्म थी ना, अगर उसी फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं इस तरह करता हूं
कि ये जो 2m2v2 की वैल्यू है ना उसको पहले लिख देता हूं क्योंकि वो पॉजिटिव में है ना। 2m2v2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। और देखें m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 एक ही बात है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, प्लस का ये हो गया v1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। अच्छा, अभी भी एक और चीज रह गई है और वो ये है कि वहां पर हमने m2 माइनस m1 किया हुआ था, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ था, m2 माइनस m1, जबकि यहां पर क्या है m1 माइनस m2। यानी कि इसे भी मैंने क्या करना है, m2 माइनस m1 लिखना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर तो m2v2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 माइनस v1 m2 माइनस m1। देखें क्या ये बात मैंने सही Yes. लिखी है? क्योंकि Yes. अगर मैथमेटिकली आप देखें कि जब मैं इस माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास वही आंसर आ जाएगा ना जो कि पहले था, ठीक है। तो Yes. इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है और ये मैंने लिखी इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या रिजेम्बलेंस है। कि आप अगर अब इन इक्वेशन को याद करना चाहें तो किस तरह से याद कर सकते हैं कि चीजों में देखा जाए तो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ जहां चीजें चेंज हो रही हैं वो चीज आप इस तरह से चेंज कर देंगे, बाकी चीजें एज इट इज है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों में जब आप लिखने लगते हैं फार्मूला तो v1 प्राइम और v2 प्राइम का हम फार्मूला लिखते हैं, या बल्कि जिस तरह ऊपर नीचे लिखा हुआ उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास है v1 प्राइम और ये है v2 प्राइम, ठीक है। तो जो चीजें सिमिलर है वो ये हैं कि दोनों में m2 प्लस m1 दोनों के अंदर है। जैसे m2 प्लस m1, m1 प्लस m2 कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे बुक वालों ने m1 प्लस m2 लिखा हुआ, कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह से ये आपके पास है m2 प्लस m1 और m2 प्लस m1, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप किस तरह से इस चीज को याद रख सकते हैं। तो देखें दोनों के अंदर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अच्छा, अब दोनों के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन है उसमें दोनों साइड पर m2 माइनस m1 आ जाएगा। तो ये भी है m2 माइनस m1 और यहां पर भी है m2 माइनस m1, ये भी दोनों का सेम हो गया। अच्छा, अब दोनों के अंदर आपने वेलोसिटीज लिखनी है इनिशियल। v2 प्राइम वाले में जो पहले आपके पास वेलोसिटी होगी उसे हम लिखेंगे v1 और जो बाद में होगी उसे क्या लिखेंगे, v2। v1 प्राइम वाले में जो पहले होगी उसे आप क्या लिखेंगे, v2, और जो बाद में होगी उसे क्या लिखेंगे, v1। ठीक हो गया ना, ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। फिर v1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 2m1, v2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2m2, और यहां पर आपके पास जो साइन है वो है पॉजिटिव और यहां पर आपके साइन क्या है, नेगेटिव। तो देखें इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। चीजें सिमिलर है, जो चीज डिफरेंशिएट कर रही है वो वेलोसिटीज का इंटरचेंज है कि वेलोसिटीज किस तरह से दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट हो रही है, ठीक है। यहां तक बात। तो ये हमने प्रोजेक्टाइल सॉरी इलास्टिक कोलिजन की फाइनल वेलोसिटीज दोनों के अंदर क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब इस फार्मूले को लेकर हम इनके केसेस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उन केसेस को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। तो देखें अब इस फार्मूले को आपने याद रखना है और इस फार्मूले के जरिए ही हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। तो केस वन जो केस वन है उस केस वन के अंदर ये कहते हैं कि अगर दो बॉडीज के मैसेज सेम हो, m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है ना। तो वो जब जाकर आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, अगर किसी एक बॉडी को आप क्या रखें, रेस्ट में रखें। जैसे मैं कह देता हूं कि दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज में एक बॉडी को मैं कह देता हूं वो रेस्ट में है और दूसरी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये आपके पास है केस, दोनों के मैसेज सेम है, m1 m2। m1 मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, v1, और जो m2 है वो रेस्ट में है, तो v2 की वैल्यू क्या है, 0। आपसे पूछा जाता है कि जब m1 जाकर m2 से हिट करेगा तो जो इनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपने निकालना क्या है, v1 प्राइम और v2 प्राइम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ऊपर फार्मूले गिवन है,
V1 प्राइम के और V2 प्राइम के। अब देखें कि जब मैं V1 प्राइम का फार्मूला लगाता हूं या V2 प्राइम का फार्मूला लगाता हूं, तो मैंने एक चीज को क्या कर देना है, वो है जीरो। क्या चीज? V2 की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जब मैं V2 की वैल्यू जीरो पुट करूंगा इस जगह पर, तो मुझे बताइए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। और फिर इक्वेशन Yes. आपके पास क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, माइनस का V1 M2 माइनस M1 और डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। अब क्योंकि हमने कहा है कि मैसेज सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M? यानी कि हर M1 M2 की जगह आपने क्या पुट करना है? M। तो मुझे बताएं कि जब M2 और M1 दोनों सेम है, इनको हम जब कैंसिल आउट करेंगे आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय ऑल वैल्यूज एंड डिवीजन, आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये Yeah. हुआ कि यहां पर आपके पास जो V1 प्राइम है वो क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब आते हैं V2 प्राइम पर। V2 प्राइम क्या होगा? तो V2 प्राइम के लिए अगेन ये V2 आपके पास क्या है? जीरो। तो अगर ये सब चीजें खत्म हो गई तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2M1 V1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। ठीक है ना। अब मुझे बताएं, जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी हुई है कि M1 M2 किसके बराबर है? M के बराबर है। तो जब मैं यहां पर लिखूंगा तो इस तरह लिख सकता हूं, 2MV डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 ऐड करने के बाद 2M आ जाएगा। ये 2M से क्या हो गया? कैंसिल। तो मुझे बताएं V2 प्राइम किसके बराबर आ गया? V1 के। V1. तो अब ये हमने फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट कर ली, और ये फाइनल वेलोसिटीज आपको क्या बता रही है? आपको ये बता रही है कि जब दो बॉडीज के मैसेज सेम होते हैं और वो कोलाइड करती हैं, तो देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज, देयर वेलोसिटीज इंटरचेंज। और पेपर के अंदर आपसे यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अंदर आपने सॉल्व नहीं करना होता, आपने सिर्फ यही बताना होता है। वो कहता है दो बॉडीज हैं और उन दोनों के मैसेज सेम है, एक बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी बॉडी रेस्ट में है, तो बताएं आफ्टर कोलिजन जो दूसरी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब बच्चे क्या करते हैं? सॉल्व करने में लग जाता है। ठीक है ना। तो अगर देखें इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर वो कह रहा है दोनों बॉडीज के मैस सेम है, दोनों बॉल्स इक्वल मैस की हैं, तो इसका मतलब जो बॉडी पहले मूव कर रही थी वेलोसिटी से, लेट से 10 मीटर पर सेकेंड से, वो जब कोलाइड करेगी तो वो खुद क्या आ जाएगी? रेस्ट में। वो खुद हो जाएगी रेस्ट में। और जो दूसरी बॉडी है वो मूव करने लगेगी किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से पहले बॉडी मूव करके आ रही थी। तो अगर हम इसको कहें कि जो आपके पास M2 होगा वो अब मूव करने लगेगा किससे? V2 प्राइम से। ठीक है ना। तो ये आपके पास है इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि मैसेज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो ये है केस 1। क्लियर है यहां तक बात? Yes. केस 2, केस 2 के अंदर ये है कि अगर मैं कहूं कि एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो देखिए इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। इस चीज को हम इस तरह से बनाएंगे कि लेट से मेरे पास जो है वो एक स्फेयर है जिसका मास ज्यादा है। ठीक है ना, एक मास ज्यादा है और दूसरी बॉडी का मास क्या है? कम है। ठीक है, ये इस तरह से दूसरी बॉडी का मास कम है। अच्छा, अब मैं ये करता हूं कि इन दो बॉडीज को इस तरह से मूव करवाता हूं कि इस बॉडी का मास है M1, ये बड़ा है, और दूसरी बॉडी का मास है M2 जो कि छोटा है। जो छोटा मास है ना वो इस वक्त रेस्ट में है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि V2 की वैल्यू क्या है? जीरो। और जो बड़ा मास है उसकी वेलोसिटी है V1। अच्छा, अब यहां पर यह है कि जब मैं कहता हूं कि M1 इज मच ग्रेटर देन M2, इसका क्या मतलब है? पहले ये भी समझ लें। देखें, अगर हम कहें कि हमारे अर्थ के मास के सामने हमारा मास कितना है, तो हम यही कहेंगे ना कि अर्थ का मास जो है वो हमारे सामने बहुत ज्यादा है। और इस बहुत ज्यादा को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमारे मास को अर्थ के मास के साथ ऐड करने से अर्थ के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻⁴ kg। आप क्या करें, इसके अंदर अपना मास ऐड करें। लेट से वो मास है 60 kg,
तो मुझे बताएं, जब 6 एक्सपोनेंट 24 को 60 के साथ ऐड करूंगा तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो यही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दो बॉडीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है दूसरी बॉडी के मुकाबले में, तो हम ये कह रहे होते हैं कि M2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम M2 को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो जहां पर M2 होगा वहां पर क्या हो जाएगा? जीरो पुट किया जाएगा, क्योंकि उसको पुट करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक बात? Yes. तो अब जब ये बॉडी इससे जाकर हिट करेगी तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट। V1 प्राइम क्या होगा, V2 प्राइम क्या होगा, ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस आपको पता है, उन इक्वेशंस को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। इन इक्वेशंस को मैं यहाँ से मूव करवा के ले आता हूँ। ये आपके पास है इक्वेशन। ये वेलोसिटीज हो गई हमारी V1 प्राइम और V2 प्राइम। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? आपने पुट करना है, जहां जहां V2 लिखा वहां जीरो पुट करना है, जहां जहां M2 लिखा हुआ है वहां क्या पुट करना है? जीरो। और फिर आपने क्या करने है? आंसर निकाल लेना है। चले जरा डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर ना, चीजें आपको समझ आ गई होंगी ना। देखें, अगर मैं इस जगह पर बात करूं तो M1 की वैल्यू में 2M1 V1 एज इट इज है, और यहां पर आपके पास डिवाइड में M2 की जगह जीरो है तो बचेगा क्या? M1 प्लस V2 जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो। M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो मुझे बताएं V2 प्राइम किसके बराबर आ गया? 2V1 के। क्लियर है यहां तक बात? Yes. V1 प्राइम पे आ जाए। अब इसके अंदर देखें, V2 की जगह जीरो पुट किया, ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस। Yes. इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो V1 एज इट इज है, M2 की जगह जीरो पुट करेंगे तो माइनस का M1 बचेगा, डिवाइडेड बाय M2 की जगह जीरो पुट करेंगे तो नीचे M1 बचेगा, M1 से M1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? प्लस। Plus तो V1 प्राइम किसके बराबर आ गया? V1 के। VN. अब आपको ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पहली बॉडी है जिसका मास ज्यादा है, वो जब जाकर छोटी बॉडी से हिट करेगी तो बड़ी बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्मॉलर बॉडी है वो डबल स्पीड से क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। स्मॉलर वन विल मूव with double velocity, with double velocity of first body, first body। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कि velocity remains same, velocity remains same, no effect। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि एक ट्रक है और वो ट्रक जाकर क्या करे? साइकिल को हिट करे। तो क्या ट्रक जब साइकिल को हिट करेगा, ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन साइकिल तो उड़ के दूर जाएगी ना। तो वेलोसिटी रिमेन्स सेम, और अनइफेक्टेड भी इसे हम लिख सकते हैं, अनइफेक्टेड। अच्छा जी, अब केस थ्री। अब केस थ्री के अंदर क्या होगा कि जो बड़ा मैस था, अब उसे हम क्या रखेंगे? रेस्ट में रखेंगे। तो हम लिख देते हैं केस थ्री। तो केस थ्री में अगेन यही बात है कि M1 इज मच ग्रेटर देन M2। बट अब इस केस के अंदर यह है कि जो V1 है वो क्या है? रेस्ट में है, और M2 नियरली इक्वल है किसके? जीरो के। ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि मेरे पास जो मैसेज है वो इस तरह से है कि M2 का जो मैस है वो कम है, तो M2 बहुत छोटा है, जबकि सॉरी M1 जो है वो बहुत बड़ा है और वो रेस्ट में भी है। ठीक है, ये अब है M1 और M2 की वैल्यू। अब मुझे बताएं कि जब ये M2 मूव करेगा, ठीक है, विद वेलोसिटी V2,
जबकि V1 क्या है, रेस्ट में है, तो इसे हम लिख देते हैं ये है 0। तो जब ये M2 जाकर M1 के साथ हिट करेगा तो क्या ये M1 को हिला सकेगा? ये छोटा मैस जब जाके टकराएगा, ये बिल्कुल ऐसी है ना कि No. अब साइकिल की बारी है, साइकिल के मैं ट्रक को जाके हिट करूंगी, तो जब साइकिल ट्रक को जाके हिट करेगी क्या ट्रक हिलेगा? ट्रक को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये बॉडी है M2, ये जब टकराएगी तो इसकी तो वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि टकराने के बाद ये रिकॉइल करेगा, वापस आएगा। लेकिन Yes. M1 जो कि रेस्ट में था, वो बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इसके लिए अगेन मैं उसी इक्वेशन को यूज करता हूं जो कि हमने यहाँ पर लिखी, और इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है, यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो देखें क्या क्या चीजें हमने पुट करनी है। हमने पुट करना है कि जहां जहां V1 लिखा है वहां 0 पुट करना है, और जहां जहां M2 लिखा है वहां भी 0 पुट करना है। तो मैं पुट करता हूं, ये हो गया V2 प्राइम। तो मुझे बताएं, ये पहली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि V1 Yes. 0। फिर दूसरी टर्म के अंदर V2 एज इट इज आएगा, M2 माइनस M1, तो M2 की वैल्यू 0 है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का Minus M1 M1. और डिवाइडेड बाय M2 की जगह 0, तो यहां पर आ जाएगा M1। अब ये M1 और ये M1 क्या हो गया, कैंसिल। तो V2 प्राइम किसके बराबर आ गया, V2 के। और ये V2 किसके साथ है, माइनस के साथ। आप देख लें कि इसके अंदर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बॉल, ये जो बॉडी है वो रिकॉइल कर रही है, बॉल रिकॉइल आफ्टर कोलिजन विथ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड, वैसे रिकॉइल का वर्ड मैंने लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जितनी स्पीड से गई थी उसी स्पीड से क्या होगी, वापस आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाएंगे किस पर, दूसरे पर। हमने कहा था कि इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 0। तो चले कैलकुलेट कर कर देखते हैं V1 प्राइम। अब इस V1 प्राइम के अंदर अगर हम देखें कि जो आपके पास V2 है, वो तो कोई नहीं फर्क पड़ा ना उसके ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा, M2 की जगह क्या पुट करना है, 0। तो जब 0 पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 माइनस, और V1 भी क्या है, 0, तो ये भी क्या हो गया, 0। ये बात समझ आई ना? क्योंकि V1 की Yes. जगह जब 0 पुट करूंगा, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा V1 प्राइम, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हो गया कि पहली बॉडी जो है वो रिकॉइल कर जाएगी, लेकिन जो दूसरी बॉडी जो कि हैवी थी, वो क्या रहेगी, रेस्ट में, रिमेन्स अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड केस। अच्छा जी। अच्छा जी, देखिए जो फोर्थ केस है ना, वो फर्स्ट केस का ही यू समझे एक्सटेंडेड वर्जन है, केस 4। Yes. उसके अंदर क्या है कि आपके पास M1 और M2 सेम है, ठीक है, और कहते हैं आपने क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये आपके पास दो बॉडीज हैं और ये मूव कर रही हैं आपस में, एक बॉडी है M1 और इसकी वेलोसिटी है V1, दूसरी बॉडी है M2 और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी V2, तो कहते हैं कि V1 जो है वो ग्रेटर है किससे, V2 से। तो ये क्या होगा, आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, V1 प्राइम और V2 प्राइम। तो अब ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन आपके पास मौजूद है। उस इक्वेशन में आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ये करनी है कि M1 और M2 की वैल्यू को हर जगह पर क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ केस। तो ये आपके पास हो गया, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देखें कि जहां जहां मैं M1 M2 सेम करूंगा, ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये V2 प्राइम एज इट इज आ गया, ये हो जाएगा 2M V1 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2M प्लस। हम मुझे बताएं कि जो M2 माइनस M1 है, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये टर्म तो 0 हो गई। Yes. 2M से 2M क्या हो गया, कैंसिल। तो V2 प्राइम किसके बराबर आ गया,
V1 के। चलो अब ये देखो, यहां पर है V1 प्राइम, तो 2m2v2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2mv2 डिवाइडेड बाय, नीचे m2 प्लस m1 है, ऐड होके क्या हो जाएगा 2m, माइनस अगेन m2 माइनस m1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों सेम मैसेज, आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो गया 0। अगेन 2m से 2m क्या हो गया कैंसिल, देखें v1 प्राइम किसके बराबर आ गया v2 के। तो क्या यहां पर ये बात प्रूव नहीं हो रही कि जिस स्पीड से पहले वेलोसिटी m1 मूव कर रही थी, अब उस स्पीड से कौन मूव कर रहा होगा m2, और जिस स्पीड से m2 मूव कर रहा था वो बाद में किससे मूव करेगा, फर्स्ट बॉडी से। ये देखें v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1 एंड v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2। इट मींस कि व्हेन masses of two bodies are same, then after collision their velocities interchange, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 4 केसेस। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।